नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी पुडुचेरी में चुनाव से पहले गिरी कांग्रेस की सरकार की, किसानों के आंदोलन की, देखेंगे कि केरल में क्यों ट्रैक्टर पर सवार हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने क्या किए बड़े ऐलान, और बुलेटिन के आखिर में बात मुनाफे वाली कंपनियों को बेचती केंद्र सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 23 फरवरी को कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का मथुरा दौरा। प्रियंका ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में करेंगी दर्शन, किसान जनसभा को करेंगी संबोधित। गुजरात में राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत, 2 सीटों पर बीजेपी को निर्विरोध मिली जीत। बीजेपी के दिनेश अनवाडिया और राम मोकारिया चुने गए राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस का नहीं था कोई प्रत्याशी। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी की बढ़ी मुश्किल, एलजेपी एमएलसी नूतन सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुई शामिल। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1145 अंकों की गिरावट के साथ 49,744 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 306 अंकों की गिरावट के साथ 14,675 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। पुडुचेरी में 1 महीने से कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला चल रहा था, जिसके बाद राज्य की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी और उपराज्यपाल ने सरकार से बहुमत साबित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद आज बहुमत परीक्षण के लिए विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन नारायणसामी सरकार सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाई। नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन नारायणसामी दावा कर रहे हैं कि उनके पास आज भी बहुमत है। तो क्या हुआ विधानसभा में और क्यों बहुमत का दावा कर रहे हैं नारायणसामी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनावी दौर में हर राजनीतिक दल के अंदर बगावत का दौर शुरू होता है, लेकिन पुडुचेरी की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस में विधायकों ने इस कदर बगावत का बिगुल बजाया कि सरकार ही अल्पमत में आ गई। एक के बाद एक विधायक साथ छोड़ते चले गए और नारायणसामी विधानसभा में बहुमत खो बैठे। यही वजह है कि विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई और नारायणसामी को सीएम पद से त्यागपत्र देना पड़ा। हालांकि इस दौरान वो बहुमत होने का दावा करते रहे। नारायणसामी ने कहा कि हमारे पास निर्वाचित विधायकों में बहुमत है, लेकिन बीजेपी के 3 मनोनीत सदस्यों के कारण बहुमत नहीं साबित कर सके। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस के 5 और डीएमके के 1 विधायक ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई थी। उपराज्यपाल ने तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद से ही नारायणसामी बहुमत का दावा कर रहे थे। समीकरणों को समझे तो विधानसभा में विधायकों की संख्या 26 है, जिसमें से कांग्रेस सरकार के पास सिर्फ 12 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के पास 14 विधायक हैं। इसमें एआईएनआरसी के 7 विधायक और एआईएडीएमके के 3 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा 3 विधायक बीजेपी के मनोनीत हैं। नारायणसामी ने मांग की थी कि निर्वाचित विधायकों में ही फ्लोर टेस्ट हो, यानी 23 विधायकों में, लेकिन स्पीकर ने इस मांग को खारिज कर दिया। अगर स्पीकर इस मांग को स्वीकार कर लेते तो सूबे में कांग्रेस का हाथ बरकरार रह पाता, लेकिन 26 विधायकों की विधानसभा में कांग्रेस अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। हालांकि अभी सूबे में विपक्षी दल के एक सरकार बनाने के आसार कम हैं, क्योंकि पुडुचेरी में अप्रैल मई में चुनाव होने वाला है। ऐसे में वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि यहां सियासत क्या मोड़ लेती है। पुडुचेरी में नारायणसामी की सरकार चली गई, वैसे सरकार का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला था। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो सकते हैं। राजनीतिक दलों को चुनावों की चिंता है तो दूसरी ओर किसानों की चिंता कृषि कानून बने हुए हैं। इसे लेकर 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसका हल निकलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से न तो किसानों को नया प्रस्ताव दिया जा रहा है और न ही बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे में किसानों की क्या है सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। आखिर कब तक सड़कों पर बैठेगा किसान? क्या किसानों की मांग मानेगी सरकार? ये सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि सरकार जिस तरह से किसानों की मांग को नजरअंदाज कर रही है, वो इन सवालों को बार बार पूछने पर मजबूर कर देती है। 89 दिनों से सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग को सुनने के बजाय चुनावी राज्यों की जनता को साधने में लगी है। अब ऐसे में किसान सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। किसान देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायत कर रहे हैं। इसके साथ ही अब किसान जातिगत समीकरण बैठाने की जुगत में है, जिसके मद्देनजर किसान अब हरियाणा के एससी वर्ग को अपने आंदोलन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्राहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन ने बरनाला की अनाज मंडी में किसान मजदूर एकता महारैली की। इसमें किसान नेताओं ने लोगों से 27 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखा देंगे कि कृषि कानून के खिलाफ उनके तेवर पहले की तरह ही सख्त हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के बजाय गुजरात में भी अपने आंदोलन को मजबूती देने में लगे हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र से कई किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में अब वो इन राज्यों में जाकर किसान आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब किसानों ने तो अपनी रणनीति से दिखा दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं और अपनी मांग मनवाए बगैर घर वापस लौटने वाले नहीं हैं। लेकिन कब तक ऐसे ही रणनीति बनाने में जुटा रहेगा किसान, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। किसानों के आंदोलन ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। वैसे चिंता तो महंगाई ने भी देश की बढ़ा रखी है। महंगाई और कृषि कानून विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज केरल में थे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर रैली की। इस दौरान राहुल ने हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। केरल में जल्दी ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में चल रहे किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और इस बार वायनाड में राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। किसानों के साथ मिलकर राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली की और खुद ट्रैक्टर चलाकर उन्होंने अपना समर्थन दिया। इन दिनों अपने आक्रामक तेवर के लिए राहुल गांधी सुर्खियों में हैं। आज कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने जहां एक और ट्रैक्टर चलाकर किसानों के समर्थन में आवाज उठाई, तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया भारत के किसानों की स्थिति को देख रही है, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार इसे नहीं समझ सकती है। साथ ही राहुल ने कहा कि मोदी सरकार तब तक इन 3 नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी जब तक उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। और इसका एक कारण है कि ये 3 कानून किसानों की जगह मोदी जी के 2-3 दोस्तों को पूरा व्यवसाय देने के लिए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने संसद की बात का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने संसद में कहा, हम 2 हमारे 2, सरकार के 2 लोग सरकार के बाहर के 2 लोगों के साथ साझेदारी करते हैं। विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है, इसीलिए राहुल गांधी ने उन राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों का ऐलान मार्च के पहले सप्ताह में कर सकता है। पीएम मोदी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। तो कब तक हो सकता है चुनावी तारीखों का ऐलान, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनावों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग अब कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है। केंद्रीय बलों की चुनावी राज्यों में तैनाती का काम भी शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। राज्य पुलिस को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। चुनावी प्रक्रिया में राज्य की पूरी मशीनरी लगा दी जाती है। तमाम सरकारी कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी का काम सौंपा जाता है, जिससे बाकी के सभी काम थम जाते हैं। लेकिन 4 मई से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और परीक्षाओं के लिए कम से कम 48 घंटे पहले परीक्षा सेंटरों को पूरी तरह से खाली करना जरूरी होगा, ताकि परीक्षा कराने की व्यवस्था हो सके। इसलिए साफ है कि चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से भी संकेत मिल रहे थे कि 3 या 4 मार्च को विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग असम और तमिलनाडु में 2-2 और पश्चिम बंगाल में 5 या 6 चरणों में वोटिंग करा सकता है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि चुनावों का ऐलान मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगा। पीएम आज असम के दौरे पर थे। यहाँ सिलापथार में आयोजित चुनावी रैली में पीएम ने कहा कि पिछली बार 4 मार्च को विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ था और शायद इस बार भी मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान हो सकता है। पीएम मोदी को 7 मार्च को कोलकाता जाना है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान 7 मार्च से पहले करेगा या फिर 7 मार्च के बाद। विधानसभा चुनावों का ऐलान मार्च के पहले सप्ताह में होगा, ये तय माना जा रहा है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां राजनीतिक दलों की सक्रियता भी दिख रही है। पीएम मोदी ने भी पार्टी के प्रचार की कमान थाम रखी है। आज वो असम और पश्चिम बंगाल में थे। इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम ने यहाँ 2 रैलियां भी की। तो क्या कहा पीएम मोदी ने, देखिए ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इन दिनों चुनावी राज्यों पर ही टिकी है। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी टीएमसी को चुनौती देने में लगी है, तो वहीं असम में बीजेपी की सत्ता में कायम रहने की चाह है। ऐसे में बीजेपी की ओर से कई कद्दावर नेता इन दिनों चुनावी राज्यों पर पहुंच रहे हैं और आज पीएम मोदी भी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने असम में आज सिलापथार धेमाजी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने भारत की शोधन और आपातकालीन तेल भंडारण क्षमता को प्रमुख तरीके से बढ़ाया है। बोंगाईगांव रिफाइनरी की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के इंजीनियर्स का लोहा मान रही है। पीएम ने असम सरकार की जमकर तारीफ की तो पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही उन्होंने राज्य सरकार को जमकर घेरा। पश्चिम बंगाल के हुगली में हुई रैली में पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ममता सरकार पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि बिना कटमनी के यहाँ कोई भी काम नहीं होता। कटमनी के बिना आप मकान किराए पर भी नहीं ले सकते। पीएम ने कहा कि माँ माटी मानुस की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी नेताओं की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता है। पीएम ने पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए कहा कि टीएमसी सरकार की अजीब राजनीति है। टीएमसी की राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उसके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में जनता परिवर्तन स्वीकार करेगी या फिर टीएमसी की वापसी होगी। असम में पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार को घेरा। पीएम की कोशिश पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने की है। अब जनता किसे चुनेगी ये चुनाव में पता चलेगा। वैसे जनता को लुभाने की कोशिश यूपी सरकार भी कर रही है। यूपी की योगी सरकार ने आज राज्य का बजट भी पेश किया। योगी सरकार का ये अंतिम बजट था। अगले साल यूपी में भी चुनाव होंगे और बजट के सहारे सरकार ने अभी से वोटरों को साधने की कोशिश की है। तो योगी सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या कुछ निकला, देखिए ये रिपोर्ट। आमतौर पर बजट प्रदेश की जनता के विकास के लिए होता है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बजट चुनावी हो जाता है। जैसे आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बजट में चुनावी छाप साफ साफ नजर आई। दरअसल अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम और प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। कृषि कानून पर मचे बवाल से इतर यूपी सरकार ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी देने, सस्ता लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़, खेती के लिए मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ का आवंटन हुआ है। सत्ता के सफर को आसान बनाने के लिए यूपी सरकार ने इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने का काम किया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस बार एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, हाईवे और एयरपोर्ट पर जोर दिया गया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए राशि आवंटित की। इसके साथ प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान किया। कानपुर मेट्रो के लिए करीब 600 करोड़ रुपए, वाराणसी गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 1326 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। योगी सरकार ने बजट के जरिए एक बार फिर हिंदुत्व की सियासत को साधने की कोशिश की। योगी सरकार ने अपने बजट में अयोध्या पर फोकस किया है। अयोध्या के पूर्ण विकास के लिए 140 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राम मंदिर तक रास्ते के लिए भी 300 करोड़ से अधिक का ऐलान किया है। इस बजट से साफ होता है कि सरकार ने जनता के लिए अपना खजाना खोला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मेहरबानी से क्या जनता योगी सरकार पर फिर वोटों की मेहरबानी करती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात मुनाफे वाली कंपनियों को बेचती केंद्र सरकार की। सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपती चली जा रही है और 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में सरकार ने निजीकरण की गति को तेज करने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार इस योजना को लागू करने में भी जुट गई है। एक के बाद एक सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है और अब एक बार फिर सरकार इंश्योरेंस कंपनियों के निजीकरण करने की योजना बना रही है। तो आखिर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का हो सकता है निजीकरण, देखिए ये रिपोर्ट।
सरकार की निजीकरण की नीति को लेकर विपक्ष लगातार उसे घेर रहा है। विपक्ष का दावा है कि घाटे वाले उपक्रम की जगह सरकार फायदे वाली कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसे छिपाने के लिए फायदे वाली कंपनियों के निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सरकार राजकोषीय घाटे को छुपा सके। विपक्ष के दावे भले ही सच हों, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है और एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपती चली जा रही है। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कैपिटल सपोर्ट देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और अब इनमें से ओरिएंटल इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में पूंजी लगाने के बाद इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार दिख रहा है। कंपनियों की हालत सुधरने के साथ ही अब सरकार इनके निजीकरण की तैयारी कर रही है। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 सार्वजनिक बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए लुटाने का लक्ष्य तय किया है। लेकिन सवाल ये है कि यदि सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना है तो घाटे वाले उपक्रमों की जगह फायदे वाली कंपनियों को क्यों बेचा जा रहा है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।